हेलो दोस्तों, 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:10 हो रहे थे। जापान के दूसरे सबसे बड़े शहर हिरोशिमा में हर दिन की तरह लोग अपने अपने काम पर और बच्चे स्कूल जा रहे थे और हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल तरह से चल रही थी। पर सुबह के 8:15 बजे हिरोशिमा के लोगों को आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट दिखता है और सब लोगों को लगा कुछ तो गड़बड़ है। पर जब तक वो लोग कुछ समझ पाते, उस प्लेन ने एक छोटी सी चीज़ गिराई और वहाँ से चला गया और वो चीज़ पूरे 43 सेकेंड तक ज़मीन पर गिरती है और जमीन से टकराते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वो सभी कुछ पलों के अंदर अंदर ही राख हो जाते हैं और 1 सेकंड के अंदर अंदर 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अमेरिका किसी देश पर न्यूक्लियर वेपन से हमला करने वाला दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया। पर क्या दोस्तों, आपने इस बारे में कभी सोचा है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला क्यों किया था और इतना बड़ा बॉम्ब क्यों गिराया था? तो दोस्तों, मैं हूं सागर, आपका स्वागत है जनरल का यूट्यूब चैनल पर और आइए जानते हैं कि क्यों की थी अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1939 से, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। और दोस्तों, इस वॉर में 2 पक्ष थे। एक तरफ थे ब्रिटेन, रशिया और यूएसए जैसे देश जिन्हें एलाइड पावर्स कहा जाता था, और दूसरी तरफ एक्सेस पावर्स में शामिल थे जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश। और नॉर्मली लोग वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हुए सिर्फ हिटलर और जर्मनी पर ध्यान देते हैं और जापान के बारे में भूल जाते हैं। पर जापान अपने आप में इस वॉर का बहुत ही बड़ा और जरूरी हिस्सा था। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मार ली और इसी के साथ ज्यादातर देशों ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर दिया। पर यहां पर इतना होने के बाद भी जापान ने ना ही सरेंडर किया और ना ही ये उम्मीद दिख रही थी कि वो आने वाले वक्त में सरेंडर करेंगे। और जबकि पहले से ही दिख रहा था कि जापान इस वॉर में जीत नहीं सकता, हारना तो उन्हें है ही, पर वो इस वॉर को जबरदस्ती खींच रहे थे और सरेंडर करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और सिर्फ एक जापान की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 2 अभी तक चल रही थी, जो कि अभी खत्म हो जानी चाहिए थी। और दोस्तों, 1945 के जापान के बारे में जानना काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो दोस्तों, जापान 1945 में एक इंपीरियलिस्ट कंट्री था, यानी कि वह उस समय दूसरे देशों पर कब्जा करता था, साथ ही वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाता था। जैसे कि आप देखिए, इंग्लैंड आके इंडिया पर कब्जा करता था और अमेरिका जाके फिलीपींस पर कब्जा करता था। वही सेम काम जापान एक एशियन कंट्री होकर एशियन कंट्रीज पर करता था। वो इकलौता ऐसा एशियन देश था जो कि कॉलोनियलिज्म में विश्वास रखता था। इससे एक बात पता चलती है कि उस समय जापान का माइंडसेट काफी हद तक बाकी के यूरोपियन देशों जैसा था और इसी वजह से उन्होंने मंगोलिया और चाइना के कुछ हिस्सों से लेकर मलेशिया और वियतनाम तक कब्जा कर रखा था। और ये छोटे छोटे देशों को जोड़कर अगर आप छोटे अक्षरों में इस बात को समझना चाहें तो उस समय एशिया में सोवियत यूनियन यानी कि आज के रशिया के बाद दूसरे नंबर पर जापान ही आता था। भले आप पावर में देख लीजिए, भले आप लैंड एरिया में देख लीजिए, जापान उस समय एशिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश भी था और साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा देश भी था, क्योंकि वो बहुत ही बड़े हिस्से को कंट्रोल करता था और अपने आप में उसकी पावर पूरे एशिया में मानी जाती थी और खास तौर पे पूरे पैसिफिक ओशन पे उसका दबदबा भी माना जाता था। और दोस्तों, उस समय अगर आप उनकी नेवी या फिर उनकी एयरफोर्स देखेंगे तो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अच्छी नेवी और सबसे ज्यादा अच्छी एयरफोर्स जापान के पास ही थी, जो कि पूरे के पूरे जंग का रुख भी बदल सकती थी। और दोस्तों, उस समय जापान में कोई लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी नहीं थी। उस समय जापान में एम्परर यानी कि एक राजा रूल करते थे और उनका नाम था हिरोहितो। और वो आदमी अपने आप में हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसने अकेले मिलकर पूरे के पूरे जापान के लोगों का यानी कि पूरे 7 करोड़ लोगों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर रखा था। वहां के नॉर्मल लोग भी जंग में अपनी जान देने को तैयार होते थे और साथ ही छोटे छोटे बच्चों को गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें यह भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे वो अपने साथ एक लैंडमाइन लेकर किसी टैंक के
नीचे कूद जाए और खुद भी मर जाए और साथ के साथ उस टैंक को भी उड़ा दे। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने कितनी बुरी तरह सबको ब्रेन वॉश कर रखा था। और वहां के जो फाइटर पायलट्स थे उनको बॉम्बिंग करना नहीं सिखाया जाता था, उनको यह बताया जाता था कि आप अपने प्लेन में बैठिए, उसमें एक्सप्लोसिव भरिए और ले जाकर उस प्लेन को किसी भी अमेरिकन वॉरशिप या फिर किसी भी दुश्मन वॉरशिप पर ढहा दीजिए। मतलब कि पायलट तो मरेगा ही पर साथ ही वो पूरे के पूरे शिप को ले जाएगा और इसे कमिकाजे कहा जाता था। और ये अपने आप में इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी थी, पर फिर भी जापान के लोग ये करने से पीछे नहीं हटते थे क्योंकि वो अपने एम्परर हिरोहितो को अपना भगवान मानते थे और उनकी सेवा करना ही अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस भी मानते थे। पर दोस्तों उस समय पूरे के पूरे ईस्ट एशिया पर कब्जा होने के बाद भी जापान को फिलीपींस पर कब्जा चाहिए था क्योंकि फिलीपींस इकलौता ऐसा देश था जो उस इलाके में जापान के कब्जे में नहीं था। पर फिलीपींस उस समय अमेरिका की कॉलोनी थी, यानी कि अमेरिका ने फिलीपींस पर कब्जा कर रखा था और फिलीपींस पर कब्जा करने का मतलब था कि अमेरिका उन पर हमला जरूर करेगा और उनके साथ लड़ाई में जापान कहीं भी नहीं टिकेगा क्योंकि जापान और अमेरिका की पावर और मिलिट्री पावर दूर दूर तक आसपास नहीं आती। और उस समय अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर भी था, हालांकि आज भी है, पर उस समय उसकी मिलिट्री पावर अलग ही लेवल की हुई करती थी। और तभी जापान को एक अतरंगी सी तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि अगर हम जाकर अमेरिका के एयर बेसिस पर हमला कर दें और उनके शिप्स और प्लेन्स को तोड़ देंगे तो फिर अमेरिका उनके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। और इसी प्लान के चलते जापान ने अमेरिका के एक एयर बेस पर्ल हार्बर पर अपने 300 से ज्यादा प्लेन्स के साथ हमला किया और इस हमले में अमेरिका के 17 शिप्स और 150 से भी ज्यादा प्लेन्स तबाह हो गए और साथ ही साथ अमेरिका के 2000 से भी ज्यादा सोल्जर्स और पर्सनल की मौत हुई। और यह हमला करने के तुरंत बाद ही अगले 2 घंटे के अंदर अंदर जापान ने जाकर फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों ये कितनी बच्चों जैसी सोच है कि मैं उसे मारकर गिरा दूंगा और वो उठकर मुझे नहीं मारेगा। ऐसा तो बच्चे करते हैं, पर जापान की यह हरकत एक बात तो साबित कर देती है कि जंग में सब कुछ जायज होता है। और इसी बात से जो अमेरिका अभी तक बैकफुट पे था, यानी कि जो अभी तक कोई वॉर के मूड में नहीं था, उन्होंने जापान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। Since the unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese. और दोस्तों इस वॉर का एक प्लान निकाला गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन डाउनफॉल। और बेसिकली ये ऑपरेशन पूरी तरह से बस एक लार्ज स्केल इन्वेजन था जिसमें अमेरिका अपनी फुल पावर के साथ जापान पर हमला करने वाला था। और अमेरिका को पूरा विश्वास था कि 10 दिन के अंदर अंदर ही वो पूरी जापान पर कब्जा कर लेगा और इस वॉर को भी जीत जाएगा और साथ के साथ उनका ये प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसी प्लान को टेस्ट करने के लिए अमेरिका ने जापान के बिल्कुल साउथ में एक आइलैंड ओकिनावा पर अटैक किया। और ये आइलैंड इतना छोटा था कि अमेरिकन को लगा कि हम सुबह हमला करेंगे और शाम तक ये आइलैंड हमारे कब्जे में हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। पर दोस्तों ये जंग 1 अप्रैल 1945 को शुरू तो हुई, पर ये शाम तक तो क्या अगले आने वाले 2 महीनों तक चलती रही। और आखिरकार जाकर 2 महीने और 3 हफ्तों के बाद 22 जून को अमेरिका की जंग में जीत तो हुई, पर इस बैटल के एंड में 12,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हुई और 50,000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। और दूसरी तरफ देखें तो 1,10,000 से भी ज्यादा जापानीज सोल्जर्स की मौत हुई। और इसी वजह से इस बैटल को ब्लडीएस्ट बैटल कहा जाता है, यानी कि आज तक किसी भी जंग में इतने ज्यादा लोगों की मौत आज तक कभी नहीं हुई। और दोस्तों जापान के लोग इतनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश थे कि उन ओकिनावा पे रहने वाले लोग जिन्हें ओकिनावंस कहा जाता था, उनकी कुल पॉपुलेशन की लगभग 25%, यानी कि उनकी कुल पॉपुलेशन लगभग 4 लाख थी उस समय। और उस पूरे आइलैंड की 25% से ज्यादा आबादी इस बैटल में खत्म हो गई, यानी कि वो अपनी जान देने को तैयार थे पर अपनी जमीन नहीं दे सकते थे। और इस बात से अमेरिका को एक बात तो अच्छे समझ में आ गई कि ऑपरेशन डाउनफॉल अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहेगा, क्योंकि अगर उन्होंने पूरे जापान के ऊपर इतना बड़ा हमला किया तो ओकिनावा में उनकी ये बैटल इतने लंबे टाइम तक चली है और इतना उन्हें नुकसान हुआ है और साथ ही साथ सामने से भी इतने लोग मरे हैं। अगर उन्होंने पूरे जापान पर हमला कर दिया तो हो सकता है कि उनके 10 से 12 लाख सोल्जर तो सिर्फ अमेरिका के मारे जाएं और साथ ही उस साइड तो 1-1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है। और इसी वजह से अमेरिका ने ऑपरेशन डाउनफॉल को पीछे ले लिया। और दोस्तों अमेरिका ने ऑपरेशन डाउनफॉल को पीछे लेने का कारण यही था क्योंकि वो मौत से नहीं डरते थे। उनका पीछे लेने का कारण यह था कि अगर वो 10 साल तक भी इस तरह लड़ाई करते रहेंगे तब भी वो जापान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे और इतने बड़े ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होगा और साथ ही साथ इतनी मौतें जाया जाएंगी। और दोस्तों जब ये बैटल ऑफ ओकिनावा चली रही थी तभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे,
थे वो उनकी मौत हो गई। जो पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की कमांड करते आए थे उनकी 22 अप्रैल 1945 को मौत हो गई। और उनकी मौत के साथ ही अमेरिका के नए प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने शपथ ली। और दोस्तों आप उनके बारे में एक चीज जान लीजिए कि वो अपने आप में एक हद तक आप सनकी आदमी कह सकते हैं, क्योंकि उनको बस पावर से मतलब था और अपने आप में ये देखना था कि अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करे। उनको इस चीज से मतलब नहीं था कि सामने से नुकसान कितना हो रहा है या फिर किसका क्या हो रहा है। तो जो ऑपरेशन डाउनफॉल अमेरिका ने कैंसिल कर दिया था वो ऑपरेशन डाउनफॉल इन्होंने दोबारा शुरू किया, पर कुछ अमेरिकन जनरल्स की बात सुनने के बाद हैरी ट्रूमैन ने यह बात पीछे ले ली, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा मौतें अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो उस समय हैरी ट्रूमैन थे उनको मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, जिसमें कुछ साइंटिस्ट मिलकर दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब यानी एक एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे थे। और इस प्रोजेक्ट के लीडर थे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। और 16 जुलाई 1945 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने ट्रिनिटी नाम के एक टेस्ट में दुनिया का पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। और इसी के बाद मानो कि अमेरिका को कोई रामबाण मिल गया हो और अमेरिका ने जापान को सरेंडर करने के लिए एक और मौका देने के बारे में सोचा। और 26 जुलाई 1945 को यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और चाइनीज एम्परर आइजन गियोरो पुई ने मिलकर पोट्सडैम डिक्लेरेशन में इन लोगों ने मिलकर जापान को अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की, यानी कि आप अपनी तरफ से कोई शर्तें नहीं रख सकते, जो हम कहेंगे आपको वही मानना पड़ेगा। पर जापान ने कहा कि हम सरेंडर तो यहां पे करने के लिए तैयार हैं, पर हम सरेंडर तभी करेंगे जब हमारे एम्परर यानी कि हमारे राजा उनकी सारी पावर रखने दी जाएगी, और साथ ही साथ जितनी टेरिटरीज और जितनी सीमाओं पे उन्होंने उस वॉर के बीच में कब्जा किया है वो भी उनसे ली नहीं जाएंगी। और अमेरिकन को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और ना ही एलाइड पावर्स को ये बात मंजूर थी, क्योंकि उन्हें एक अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए था जिसमें कोई भी शर्तें ना हो। और आखिरकार जाकर 3 अगस्त 1945 को हैरी ट्रूमैन ने न्यूक्लियर बॉम्बिंग का ऑर्डर दिया और 3 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन जापान के ऊपर ब्लास्ट किया, और जिसका नाम था लिटिल बॉय। और दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कितना आयरॉनिक नाम है, सबसे बड़ा बॉम्ब और नाम है लिटिल बॉय यानी कि छोटा बच्चा। और इस न्यूक्लियर वेपन के ब्लास्ट होते ही 10 किलोमीटर के एरिया में टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़कर 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया, और उसकी रेंज में सभी लोग एक पल में भाप बन गए। और जो लोग उस ब्लास्ट से तुरंत नहीं मरे उनकी जिंदगी नर्क हो गई, और उनके बारे में हम ना ही बात करें तो तभी ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें जाननी ही है तो इतना समझ लीजिए कि उनके शरीर से उनकी खाल तक उतरने लग गई थी, और जिन्होंने उस ब्लास्ट को देखा था वो परमानेंटली ब्लाइंड हो गए यानी कि अंधे हो गए, और जिन्होंने उसका ब्लास्ट सुना था वो हमेशा के लिए बहरे हो गए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है। और कुल मिलाकर इस बॉम्ब के ब्लास्ट से 80,000 लोग 1 सेकंड के अंदर अंदर ही मारे गए, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और कोई इसके करीब भी नहीं आ पाया। और आने वाले 2 से 3 दिनों में 20 से 25,000 लोग और इसके चोटों से मारे गए। और दोस्तों इस न्यूक्लियर वेपन के अटैक के बाद दुनिया में सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए, खासकर एल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर जैसे लोग इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने तो ये बस एक सुरक्षा के लिए बना रखा था, पर अमेरिका ने इस चीज को एक अटैक करने के लिए यूज कर लिया, और जो चीज उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। पर इसी के बाद रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने कहा था, Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. पर दोस्तों अब यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद भी जापान के टॉप ऑफिशियल्स ने एक दूसरे से इस बारे में बात तक नहीं की, कोई मीटिंग भी नहीं की, और सरेंडर की बात तो दूर दूर तक भी डिस्कस नहीं हो रही थी। और उन्होंने यही कहा कि बॉम्बिंग तो पहले भी होती थी, इस बार बस थोड़ा बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये लोग अपने आप में कितने गैर जिम्मेदार थे। और यहाँ पर पहला बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद ही जब आकर वहां के एम्परर को सरेंडर कर देना चाहिए था, उन्होंने बोला कि ठीक है चलने दो और देखते हैं क्या कर लेते हैं अमेरिका। और इसी वजह से 6 अगस्त से 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को सुबह 11 बजे अमेरिका ने लिटिल बॉय से भी बड़ा न्यूक्लियर वेपन नागासाकी पर गिराया, और इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। और दोस्तों आप इसके नाम से जान ही सकते होंगे कि लिटिल बॉय से बड़ा रहा होगा, और अगर आप कैपेसिटी में देखें तो फैट मैन लिटिल बॉय से साइज में 4 गुना बड़ा था और ब्लास्ट कैपेसिटी में लगभग 6 गुना बड़ा था। और इसके वजह से फिर से 1 सेकंड के अंदर अंदर ही 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और
और ये सब कुछ इसी वजह से हुआ क्योंकि जापान के लीडर्स अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे और ना ही सरेंडर करने को तैयार थे। पर दोस्तों यहाँ पर आप एक बात और सोच रहे होंगे कि 80,000 लोग एक छोटे बॉम्ब से मरे, पर 20,000 लोग इतने बड़े बॉम्ब से क्यों मरे? तो दोस्तों वो 20,000 लोग इसलिए कम मरे थे क्योंकि नागासाकी की पॉपुलेशन अपने आप में हिरोशिमा से बहुत ही ज्यादा कम थी। नागासाकी एक इंडस्ट्रियल टाउन था, यानी कि वहां पे चीजें बनती थी, इसीलिए ज्यादा लोग वहां पर नहीं रहते थे। और इस दूसरे ब्लास्ट के बाद ही जाकर उन सभी जापानीज लीडर्स की आंखें खुली और 15 अगस्त 1945 को जापान ने आखिरकार जाकर सरेंडर कर दिया और हिटलर के मरने के 6 महीने बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और 3 सितंबर को ऑफिशियली पेपर साइन हुए और वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हो गई और एलाइड पावर्स की जीत हुई। पर दोस्तों इसमें एलाइड पावर्स और अमेरिका की जीत तो हुई, पर किस कीमत पर? क्योंकि इन 2 न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स की वजह से कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनमें से 95% यानी कि 95% लोग तो सिर्फ सिविलियंस थे, यानी कि उनको तो इस चीज में पता भी नहीं था कि जापान कर क्या रहा है। सब कुछ जापानीज एम्परर की गलती थी और इसी वजह से इतने ज्यादा सिविलियंस मारे गए। और पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में, पिछले 2 लाख सालों की हिस्ट्री में ये हफ्ता दुनिया का सबसे डेडली और सबसे ब्लडीएस्ट हफ्ता हुआ, जिसमें एक हफ्ते के अंदर ही कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और ये रिकॉर्ड आज तक सेट है और हम यही चाहेंगे कि ये रिकॉर्ड दोबारा आने वाले टाइम में ना टूटे। और दोस्तों इस हमले से तुरंत का इंपैक्ट सिर्फ नहीं आया था, इस हमले ने एक ऐसी रेडिएशन फैलाई हिरोशिमा और नागासाकी में कि आज भी बच्चे उस इलाके में डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं और उनके ऊपर कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यानी कि जो लोग आज वहां पर रह रहे हैं उनकी जिंदगी आज भी एक तरह से नर्क ही हो रखी है, सिर्फ उस एक हमले की वजह से जो आज से 78 साल पहले हुआ था। पर दोस्तों कम से कम इस हमले से एक चीज तो अच्छी हुई कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि न्यूक्लियर वेपन का यूज ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और ह्यूमंस इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इस हमले के बाद आज 78 साल बीत गए हैं, पर कहीं भी दोबारा किसी देश ने किसी भी देश पर दोबारा इस चीज का यूज नहीं किया और ना ही न्यूक्लियर वेपन उनके ऊपर यूज किए गए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा यूज ना ही किए जाए, तभी अच्छा है। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे वर्ल्ड वॉर 1 वाली वीडियो भी देख सकते हैं और साथ ही कारगिल वॉर वाला वीडियो तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से अमेरिका ने बॉम्ब्स गिरा के सही किया या फिर गलत किया, और आपके हिसाब से उनके पास और क्या रास्ते थे इस वॉर को खत्म करने के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं। और अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।